अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करें, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें। ओम शांति, ओम शांति। वेलकम। थैंक यू। बहुत आज खुशी है हमें, आज हम आपके निजी ईश्वरीय जीवन के अनुभव सुनेंगे, आपका थोड़ा बाल्यकाल का भी अनुभव सुनेंगे और कैसे आप इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और कैसे आपको ये यकीन हो गया कि सत्य पिता का परिचय यही है, और क्या आपने बड़ी बहनों से और खास आपका दादियों के साथ कनेक्शन रहा, मैं समझता खासकर गुलजार दादी के साथ, तो विशेष आप दादियों के साथ के अनुभवों की वो जो पूंजी है, मैं कहूँगा वो पूंजी भी आज हम पर आप लुटाए, ये हम आपसे शुभ आशा रखते हैं। भाई और बहनों, हमारे डॉक्टर साहब, मैं कहूँगा डबल डॉक्टर, जिस्मानी डॉक्टर तो आप है ही है, लेकिन आप डबल डॉक्टर है, क्योंकि रूहानी राहों पर भी आप जो 5 विकारों से ग्रसित आत्माएं हैं उन्हें आप ले आते, और जो लौकिक रीति से जिस्मानी डॉक्टरी की बात करें तो भी आप उसमें बहुत नाम अपना रोशन किए हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी गुलजार दादी का जो समय से डायग्नोस किया गया कैंसर, वो एक दिन में हमारे भाई साहब ने ही तो किया था, और वो एक दिन में किया तो हमारे डॉक्टर अशोक मेहता जी बॉम्बे में जो है वो अचंभित हो गए कि एक दिन में इतना फास्ट किसने इस तरह से डायग्नोस कर दिया। अगर यही बात बॉम्बे में होती तो शायद 6-7 दिन लग जाते। तो ये तो डिटेल में फिर हमारे आदरणीय भाई साहब ही सुनाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से गहराई में परिचय मैं कहूँगा हमारे पूनम बहन जी के अलावा कौन दे सकता है, क्योंकि पूनम बहन की ये बहुत गहरी विशेषता है। तो मैं चाहूँगा पूनम बहन आप भाई साहब को इंट्रोड्यूस करें, और फिर चंपा बहन भी सभा में है तो चंपा बहन आप भी बाद में स्वागत करें। पूनम बहन। ओम शांति। डबल डॉक्टर एमडी गुप्ता का शिव स्मृति की जूम मीटिंग में आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से, दिल्ली की सभी टीचर्स बहनों की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप दिल्ली के ऐसे लौकिक अलौकिक क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर रहे, जिनको कि डॉक्टरी करते हुए ही, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए ही हिंदू राव हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन जब आप अपनी सेवाओं को दे रहे थे, तभी ही आपका जो है ज्ञान में आना हुआ। लेकिन ज्ञान मार्ग में आकर के जब आप निश्चय बुद्धि बने, तो ऐसा निश्चय बुद्धि बने कि अपने लौकिक परिवार को भी अलौकिक परिवार बना दिया। बाबा जो कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, ये आपने चरितार्थ अपने परिवार पर करके दिखाई। ना सिर्फ घर के जो 4 सदस्य, लेकिन आपका बहुत बड़ा परिवार है, उन सबको भी आपने अपने साथ अपने बराबर में ज्ञान मार्ग में लेकर के चले,
जिसके कारण से आपके द्वारा बाबा ने अनेकानेक ईश्वरीय सेवाएं लेनी शुरू की। ईश्वरीय सेवाएं करते हुए, घर परिवार का संतुलन रखते हुए आपने अपने बच्चों को भी इतना अच्छा एजुकेट किया, दोनों ही तरीके से, लौकिक और अलौकिक पढ़ाई के अंदर, कि आज वो सब भी यज्ञ की विशाल स्तर पर, विशेष करके अपने डॉक्टर मोहित गुप्ता ऐसी सेवाएं कर रहे हैं जिसकी कि इस समय सबको अति आवश्यकता है ही है। तो ये सब आपके और आपकी युगल के जो तेज योग बल का परिणाम है कि चारों के चारों ही विशाल सेवा के मोनिका भी निमित्त बनी हुई है। साथ साथ आपके घर में भी ज्ञान गंगा बहती रहती है, अर्थात ज्ञान चल रहा है। तो कैसे आप कदम से कदम बढ़ाते हुए मेडिकल विंग की सेवाएं दिल्ली में और हेडक्वार्टर में करते हुए जहां आप आगे बढ़ते रहे, वहां अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते हुए, वरदान लेते हुए, अपने भ्राता आदरणीय जगदीश भाई जी की पालना, आदरणीय चक्करधारी दीदी जी की पालना में, और विशेष रूप से गुलजार दादी जी की पालना भी और सेवा भी, हर प्रकार से आपने अपने भाग्य को प्राप्त भी किया और भाग्य को आगे आगे ऐसे बढ़ाया कि आज आपका परिवार विराट वट वृक्ष बन करके सबको जो है शिव बाबा की सेवाओं के द्वारा फलीभूत कर रहा है। तो ऐसे विशेष डबल डॉक्टर जी का हम सब की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू पूनम बहन जी। डॉक्टर साहब, हमारे पूनम बहन की ये बहुत दिनों से मैं विशेषता ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे मुरली में प्रश्न उत्तर और धारणा सार भी एक बार पढ़ लिया जाए तो करीब करीब मुरली पूरी आ जाती है। ठीक इस तरह से पूनम बहन जी अगर किसी को इंट्रोड्यूस करे तो पूरे 1 घंटे के विस्तार में वो सारी बातें समाई होती है। तो ये हमारी पूनम बहन जी की बहुत विशेषता है और मैं पूनम बहन के उस गुण को वर्षे के रूप में धारण करना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा, थैंक यू पूनम बहन। चंपा बहन, आप भी वेलकम करें हमारे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। चंपा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ज्यादा टाइम तो नहीं लेंगे। पूनम बहन ने आपका परिचय तो दे दिया है और हम आपको एकदम दिल से स्वागत करते हैं। भले आप शुरू करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पूनम बहन जब मेरा परिचय दे रही थी तो मुझे खुद नहीं मालूम था मेरा ये परिचय इतना है। कैसे उन्होंने लिया है ये शायद उनके बहनों का प्यार है। मैं तो ये कहूँगा कि इतना सुंदर रीति से किसी के बारे में कह देना जो इस लायक है या नहीं वो तो बाबा जानता है, पूनम बहन जानती है। बात ये है कि जो अनुभव की बात है, अगर इस शरीर की आयु को देखते हुए 77 ईयर्स एज है और उसमें 36 साल जो है बाबा के बच्चे बन करके रहे, तो बहुत जल्दी से मैं आपको ये बताऊंगा कि इस लौकिक जीवन के अंदर भी मैं एक साधारण ग्रामीण वासी था। पालम से बिलोंग करते हैं हम लोग और बहुत ही एक मीडियम दर्जे का हमारा परिवार है, लेकिन एक भक्तिपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और धारणापूर्ण परिवार रहा है शुरू से और उसमें हमारी ऐसी लालन पालन हुई। मैं जब बचपन में ही था तो मुझे मेरी दादी और मेरी बड़ी बहन, हम जो हैं 7 भाई हैं और 3 बहनें हैं, और जो सबसे बड़ी बहन थी वो मुझे अपनी गोदी में, जब मैं 5-6 साल का था तो एक सत्संग हुआ करता था और एक भजन मंडली भी हुआ करती थी, उसमें दादी भी जाती थी और मेरी बड़ी बहन भी जाती थी। तो मैं वहाँ पर चला जाया करता था, मैं वहाँ खेल पाल करता रहता था, तो मुझे अच्छा लगता था। खैर वहाँ से फिर मॉर्निंग के टाइम में हम लोग अमृत वेले, मतलब उस टाइम पर अर्ली मॉर्निंग उठते थे तो मैं दादा की गोदी में सोता था। तो वहाँ पर जब वो उठते थे तो वो गीत गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। तो ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब 6 साल का था। फिर संध्या के वक़्त फादर जो हैं, लौकिक फादर, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, ऑडिटर थे कस्टम एक्साइज के अंदर। तो वो जब संध्या में आते थे तो हमारे यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण का टेम्पल हुआ करता गाँव के अंदर, तो वो वहाँ पर मुझे लेके जाते थे, तो वहाँ आरती हम करते थे।
आरती करने के बाद में वो प्रसाद जो मिला करता है तो प्रसाद लेकर के और अपने आ जाते थे। इस प्रकार की दिनचर्या शुरू से मेरी रही है। और उसके बाद में फिर हमारा जो लालन पालन हुआ तो टिपिकल एक गांव का वो था। मैं छोटा सा ही बता दूं कि मुझे जब ब्रह्मा बाबा को सुना था हिस्ट्री के अंदर कि कैसे वो ये कोयले के वो लड्डू बनाते थे और बाकी कपड़े धोना, ये सब ये A to Z सब मैंने सब काम किए हुए हैं बचपन के अंदर। और एक टिपिकल गांव की लाइफ होती थी वो हमने लीड किया और बहुत ही सावधान रीति से। लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही एक सीख दी थी कि बच्चे तुम जो है एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो कि जहाँ पर एक आइडियल हमारे प्रिंसिपल है परिवार के अंदर। एक तो ये है कि डिसिप्लिन और एक जो है पंक्चुअल एकदम, इसमें कोई भी आपको लहरलाली नहीं करनी है और सादा जीवन उच्च विचार हमेशा। और जितना जितना हम परफेक्शनिस्ट की तरफ ध्यान रखेंगे, कोई चीज जैसे बता क्यों आप जो है परफेक्शन बनने जा रहे हो। अभी भी जब मुझे पता लगा जब हम ज्ञान में आए तो वास्तव में A1 परफेक्शन जो है हमारा सत्य के अंदर देवी देवता है। तो ये हमारा आदर्श बचपन से ही रहा। और फिर ये कहा कि बच्चे कि जितनी आपके अंदर क्षमता हो उससे बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल कम खर्च बाला नशे। और इसी के साथ में ये भी कहा कि बच्चे के आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, डिस्पोजल इमीडिएटली देन एंड देयर। तो और अपने आचरण को सुधारना, आचरण से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। तो वही जीवन मैंने लेकर के मुझे इस ज्ञान मार्ग में चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि बाबा ने उस पर ठप्पा लगा दिया। फिर जो है हमारा जब इतना सब जो है गाँव की दिनचर्या पूरी हुई तो प्राइमरी स्कूलिंग मेरी गाँव में ही हुई थी। उसके बाद में जो है फादर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनका ट्रांसफरेबल पोस्टिंग हुआ करती थी। कभी जो है पंजाब में हो जाती थी, अमृतसर हुई, कभी इलाहाबाद में हो गई, कभी जो है राजस्थान में हो गई। तो ऐसे मेरी पढ़ाई भी जो है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होती रही। और मैंने अपने आप को उस चीज़ से पूरा एक नवीनता धारण करता गया, जहाँ मैं जिस स्टेज में गया उसी स्टेज पे। लेकिन बचपन से मुझे मालूम नहीं क्या था कि हमेशा एक लगन रहती थी मुझे माउंट आबू जाना है। तो कई दफ़ा मैं अपने फादर को कहता था, मदर को कहता था कि माउंट आबू कभी लेके चलो ना हमारे को। कहने जब समय आएगा जब ले चलें। क्या है वहाँ पर? मैंने माउंट आबू मुझे अट्रैक्शन है वहाँ से, बस ये नहीं पता था क्या बात है वहाँ पर। तो वो बात जो है मेरे अंदर घर कर गई थी। और मुझे ये भी आता था कि माउंट आबू का कैसे कैसे वहाँ पर नज़ारा है। मैं ये रिकलेक्ट क्या करता था, शायद ऐसी वहाँ पे झील होगी और झील के साथ साथ में ऐसे चलते हैं। टोटल जो है मेरे को रिकलेक्शन हुआ करती थी उस टाइम पर। फिर मेरी जो है स्कूलिंग होनी, स्कूलिंग के बाद में फिर जब मैं फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने लगा, आने लगा, तो मेरी जो है राजस्थान के अंदर जयपुर में जब पोस्टिंग हुई थी तो उस टाइम पर मैं टेंथ का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा था। और फर्स्ट टाइम फादर ने ये कहा मुझसे कि भाई हमारे यहाँ पर ऑफिस के सामने ना एक कोई सफ़ेद वस्त्र धारू वालों की ना कोई प्रदर्शनी या एग्जीबिशन लगी हुई है, तो चलो देख करके आते हैं। मैंने चलो चलते हैं। तो वहाँ जब देखने के लिए गए तो मैं बचपन से तो नहीं कहूँगा, मैं 7वीं क्लास से गीता का अनन्य पाठी रहा हूँ। तो गीता का अनन्य पाठी होने की वजह से वो क्यों मैंने फॉलो किया, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं गीता पढ़ते थे और माता जो है रामायण का पाठ करती थी। तो जब गीता पढ़ते तो मैंने भी जो उनको देख नकल करनी शुरू कर दी। और मैंने बल्कि पूछा भी कि ये इसमें गीता में क्या कहने, बस तुम पढ़ना शुरू कर दो। वो भी नहीं समझा पाए मेरे को। तो कुछ उसमें मेरे अंदर कमियां थी जो मैं जानने की इच्छा रखता था कि चलो मैं जब समय आएगा तो बाबा शायद अपने आप ही क्लियर करेगा उस बात को। तो वो जब हम पढ़ते थे तो बाबा जब हम उसको प्रदर्शनी के देखने माध्यम से वहाँ पहुँचे वहाँ पर, तो शायद मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ कि ये सन 1959 और 60 की बात है। तो शायद ब्रह्मा बाबा वहाँ पर आए थे, ऐसा मुझे होता है। और जब वो प्रदर्शनी का चित्र जो विशाल जो लिखा हुआ था गेट के अंदर जब घुसे, ये सी स्कीम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो घुसा तो वहाँ पर लिखा हुआ था गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। बस वो देख करके और मैंने पिताजी को कहा पिताजी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने क्या हुआ कि नहीं तो उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ही। और मुझे जो है बस एक स्टेप ही अंदर घुसा था, उसके बाद में बाहर निकल आया।
तो वो दिन, ये बात है 1959-60 की। और फिर जो है हमारी आगे फर्दर पढ़ाई होती रही। पढ़ाई होने के बाद भी, और जहाँ हम सी स्कीम में रहते थे तो वहीं पर कुछ सफ़ेद वस्त्रधारी बहनों ने एक कोई किराए का कमरा भी लिया था। और वो जो है अपने उस टाइम पर अपनी बहनों की जो ड्रेस हुआ करती थी वो कुर्ता और पजामा हुआ करती थी, साड़ियाँ नहीं पहनती थी। तो वो भी वहाँ पे आती थी, तो मॉर्निंग में सत्संग वगैरह चलता रहता था, लेकिन हमने कभी वहाँ जानने की भी इच्छा नहीं करी कौन है क्या नहीं है। फिर हमारी जो 10th वहाँ से पास करने के बाद में फिर हमारा यहाँ पर मेडिकल के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। मेरे अंदर जो इच्छा थी वो डॉक्टर बनने की थी, और पेरेंट्स की इच्छा ये थी कि जो इसको हम इंजीनियर बनाएं। तो हम फादर ने कहा था, भाई तुम अभी मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुम दिल्ली में जाकर के दाखिला ले लो। तो हम जब दिल्ली में आकर दाखिला हुए तो एल्डर जो ब्रदर था मेरे से, उसने मेरे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में ले गए और कहने कहाँ दाखिला होना है, लेना है। मैंने कहा मेडिकल में। कहने वो तो कहे थे इंजीनियरिंग में लेना है। मैंने नहीं, ये तो आप देख लो जैसे भी तो है नहीं आओ। तो फिर मेडिकल फाइनलाइज करके और मैंने फिर प्री मेडिकल किया। मेडिकल के बाद में उसमें मेरा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला हो गया, और वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन शुरू हुई, वहीं से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुई, और वहीं पर मेरी फर्दर जो कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो पढ़ाई थी वहाँ हमने पूरी करी। तो ये सब बातें मैंने इसलिए बताई कि जब एक निम्न विलेज से उठ कर के और एक ऐसी ऊंची पालना मेरे को मिली अपने पेरेंट्स से, और ईमानदारी की पालना जिसे बोलते हैं, और एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले परिवार में ऐसी पालना होने के बाद में मैंने अपने आप को एक अच्छी तरह से परिपूर्ण कर लिया। फिर क्या हुआ कि हम जब डॉक्टर बन गए और हमारी जब जॉब भी लग गई, तो उस दौरान में जब हमारी शादी हुई, तो शादी होने 72 की बात बता रहा हूँ अब मैं आपको। तो 72 में जब हमारी शादी हुई, तो शादी होने पे युगल जो थी वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और लेकिन वो जो है वो भी अपने रामायण का पाठ करती थी। तो मैंने जब फर्स्ट हमारी मीटिंग उसमें हुई, तो मैंने उनको सबसे पहले एक गीता उनको उपहार में दी। तो वो बड़ी प्रभावित हुई, कहने ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो उन्होंने भी वो पढ़ना शुरू कर दिया गीता का, और पढ़ करके जो है कुछ हमारे अंदर जो भ्रांतियाँ थी अब वो हमारे ऊपर आने लगी। वो ये था कि गीता में कहा है कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि हे अर्जुन, देह से ही देह के सब संबंधों को भूल और सब मुझे याद करो। और कहने वाला श्री कृष्ण समझते तो उसको हम, मैंने ये कैसे कह रहा है, ये खुद तो देहधारी है, और ये कह रहा है अपने सबको भूल करके मुझे याद कर, देहधारी को याद कर, ये कैसे हो सकता है। तो वो गुत्थी वहीं की उलझी रह गई हमारी। उसके बाद मुझे भी याद कर, और फिर ये भी कहने लगा, भाई ये जितने भी हे अर्जुन, जितने भी तेरे सगे संबंधी हैं सब मरे पड़े हैं, इनको जो है तू जीता हुआ है बिल्कुल ही। अब हमें उस टाइम पे भी ये समझ में कौन से सगे संबंधियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं आऊँ। तो हमने वो एक रिचुअल के रूप में रोजाना सवेरे सवेरे स्नान पानी करने के बाद में गीता पढ़ते थे, और पढ़ करके आगे चलते रहे। और हमने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्यों युद्ध करने की बात सिखाते हैं गीता में क्या? कहने तुम अभी छोटे हो, तुम बड़े हो तो समझ में आ जाएगी। तो वो चल गए। ऐसे मैंने वो 28 साल भक्ति करी, गीता पढ़ता रहा रेगुलरली विदाउट फेल। तो ये होने के बावजूद फिर 73 के अंदर हमारी माता जी पालम के अंदर, पालम से बिलोंग करते हैं, पालम के अंदर एक नया ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर खुला था। तो वो वहाँ पर उनको इनवाइट करने के लिए आई कि माता जी आप जो ऐसे ऐसे खुला आप आइएगा। तो उस टाइम पर मैंने दिल्ली में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल ड्यूटी आना जाने में थोड़ा वो लगता था। तो 72 तो वहाँ पर जब उन्होंने शुरू कर दिया, चुप चुप के जाने लगी वो। तो पिताजी को पसंद नहीं था ये बात, और जब वो छुप छुप के जाने लगी, तो जो मेरी और 2 छोटी बहनें हैं, आप सब जानते भी होंगे, उर्मिल बहन जो पालम विहार सेंटर की डायरेक्टर हैं, और सुदेश बहन जो को डायरेक्टर हैं, वो दोनों वो भी उनको वहाँ जाने लगी। वहाँ पर जब जाने लगी तो पिताजी ने मुझे टेलीफोन किया, भाई तू अपने घर को संभाल ले, कुछ गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। खैर हम जो है युगल और मैं दोनों गए वहाँ पर। जाकर के हमें भी कुछ भ्रांतियाँ, क्या क्लैरिफिकेशन नहीं था, हमने वहाँ गए और जाकर के उसको एक सेकेंड, जब वहाँ पे चले गए तो पालम में मैंने पूछा भी ऐसे ऐसे क्या बात है, क्यों वहाँ पे जाते हो? तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। मैंने हम इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, जो पिताजी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और हम जाना आना बंद कर दीजिएगा बिल्कुल भी। तो समझा दिया मैंने।
समझाने के बाद में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक बार चल के तो देखो क्या है वहाँ पर। तो इन शॉर्ट ये है कि जब वहाँ पर हम बाबा ने कहा है ना कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। अब मुझे नहीं पता था ये मार उल्टी हमें ही पड़ रही है। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है हम बिल्कुल डाइल्यूट हो गए और हमारे ऊपर जो है उनका वहाँ जाना, हम उसको कुछ नहीं, बाबा ने उसको चलाना था और हमें भी उसमें चलाना था। फिर धीरे धीरे वो कहने लगी कि भाई जो है आप माउंट आबू चलो ना, कभी आप चलो ना। तो हम जो है तैयारी करने लगे, लेकिन वो धीरे धीरे की मार जो है मुझे थोड़ा लंबा खींच गई। लेकिन जो भी इनके यहाँ फंक्शन वगैरह होते थे दिल्ली के अंदर, उसमें मुझे इनविटेशन जरूर आता था, तो इसमें हम जाते भी थे। तो आप विश्वास करोगे 72 के अंदर जो दिल्ली में लाल किले पे एग्जीबिशन हुई थी, उसमें दादी जानकी भी आई थी। उस टाइम काफ़ी वो बीमार थी, व्हील चेयर के ऊपर थी वो। उनको भी हमने देखा तो इंट्रोडक्शन हुआ ऐसे ऐसे वो है, जबकि मैं ज्ञान में नहीं थे उस टाइम पर। तो फिर जो है ये बात होते होते हमारी मैच्योरिटी कहाँ पे शुरू हुई कि 1985 के अंदर, उससे पहले ज्ञानी जेल सिंह जो है माउंट आबू होकर के गए थे। और जब वो होकर के गए तो उर्मिल बहन जो हमसे कहती है भाई आप जो है आए साल हिल स्टेशन पर जाते हो, चलो अब की दफ़ा मैं आपको माउंट आबू ले चलती हूँ। और वहाँ पे देखो दिल्ली कंट्री का प्रेसिडेंट तो है, तो जो अपने घर का जो प्रमुख है वो कब जाएगा वहाँ पर। मैंने ठीक है हम चलेंगे, लेकिन घूमने के हिसाब से चलेंगे और बाकी वो कहीं नहीं। मैंने ठीक है। तो इन शॉर्ट ये था कि जब वहाँ पे माउंट आबू पहुँचे हम चारों, यानी युगल, दोनों बच्चे और मैं, तो वहाँ पहुँचे और मेरी बहन के साथ में, तो बहुत ही एक यानी मन को छूने वाला सीन था वहाँ पर। यानी एक अजीब सी शांति और एक ऐसा सुकून मिल रहा था पहुँच करके। और मेरे छूटते ही जब मधुबन के पांडव भवन के गेट पे पहुँचे, छूटते मेरे युगल को बोला कि सुनो हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ पर, ये इतने साल हमने खराब क्यों कर दिए। भक्ति पूजा पाठ हम करते रहे, लेकिन प्राप्ति कुछ भी धक्के वक्के खाते रहे, और अभी तो लगता है जो पाना था सो पा लिया, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर उनका भी उनको भी यही अनुभव हो रहा था। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो निर्वैर भाई से मुलाकात हुई वहाँ पर, और जो खास जो बड़े भाई हैं उन सबसे वहाँ मुलाकात हुई। और उन्होंने हमारा रहने का जो स्थान था वो आपने मिनिस्टर कोटेज सुना होगा पांडव भवन के पास में, वहाँ पे इंतजाम कर दिया था। तो हम भले गए, स्नान पानी किया, करने के बाद में हमने लौट करके यही कहा कि देखो ऐसा है, क्या हमें इस कैंपस में रहने की अनुमति नहीं मिल सकती है क्या। तो खैर बाबा कहता है कि ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और फिर अल्टीमेटली मेरे भाई से उर्मिल बहन ने कहा कि भैया ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें विशाल भवन में रहने का मौका मिला। फर्स्ट विशाल भवन में चारों हम रुके और वहीं पे हमारी वो सब हुई। तो वहीं पे फिर हमारा थोड़ा कुछ क्लासेस वगैरह भी हुई। और क्लासेस होने के बाद में मैं ये कहूँगा कि मैंने पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। यानी सच्चा गीता का भगवान, गीता ज्ञानदाता जिसकी हम खोज में थे, वो हमें मिल गया वहाँ पर। और जो सुख शांति की हम अनुभूति अल्पकाल की करते थे, वो सदाकाल की सुख शांति की अनुभूति हमें वहाँ से होने लगी। वहाँ पर फिर थोड़ा 2-3 दिन रहने के बाद में फिर तो हम लोग लौट करके पहुँचे अपने दिल्ली में। तो दिल्ली में आने के बाद में फिर ये कहा गया, ये बात है 8 जून 1985 की। जब तो 8 जून हमारा जो एडमिशन हुआ या दाखिला पक्का हो गया, वो था 8 जून 1985 माउंट आबू जाना। और हम रजिस्टर हुए एक तरह से भगवान के उसके अंदर। फिर हमारा 7 डेज कोर्स शुरू हो गया। और 7 डेज कोर्स जो है चक्रधारी दीदी ने हमारा कराया। उसमें सुधा बहन भी आती थी और चक्रधारी मेन जो है चक्रधारी दीदी, और ऊपर से निरीक्षण होता था जगदीश भाई का। जब मेरा हम दोनों का वो कोर्स हुआ, कोर्स होने के बाद में, तो वो चक्रधारी दीदी से पूछते थे आपने चक्रधारी बहन इनको योग कराया? कहने नहीं। कहने योग कराइए, बिना योग के तो पक्के नहीं होंगे। तो योग कराने के बाद में फिर ऐसे एक रेगुलर फीचर होने लगा। फिर हमारा 7 डेज कोर्स वो शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। और 7 डेज अभी तक चल ही जा रहा है हमारा। तो इस प्रकार से हमारी जो है यहाँ पर रेगुलरिटी इसके अंदर हुई। और जब वहाँ से हम लौट करके आए तो जो परिवर्तन, जो हमारे परिवर्तन की श्रृंखला हुई, सबसे बड़ी ये हुई कि जब हमारी रेगुलर मुरली जब शुरू हुई, तो मुरली के
हम जब सुन करके जाते थे, हमने एक अपना टाइम थोड़ा चेंज जरूर किया था, क्योंकि हॉस्पिटल की ड्यूटी दोनों को हमें जाना होता था। तो दोनों बच्चे उस टाइम छोटी एज के अंदर थे, तो उनको हम स्कूल की बसें में स्कूल भेज करके 7:15 7:30 के करीब वो सब उनको नाश्ता पानी सब तैयार करके उनको बसों में भेज करके हम अपना नाश्ता पानी करके जो है 8 बजे मुरली के लिए आते थे, 8 से 9। वहाँ से सुन करके डायरेक्टली हम अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे। तो इनको ये भी एग्री कर गए, ठीक है हम आपको 8 बजे सुनाएंगे। तो 8 बजे हम जाने लगे। क्यों हमने किया? हमारे पास में हमने देखा कि ये 7 से 8 का जो टाइम है ना, इसमें इनवेरिएबली ऐसे वैसे टेलीफोन आते रहते हैं। मरीज यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई पानी से लेनी है, गर्म पानी से लेनी है, ठंडे पानी से लेनी है, ये करनी है वो करनी है। तो इसमें हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता था। मैंने ठीक है, ये टाइम बिल्कुल ठीक है। तो वो टाइम भी सफल हो गया। और डायरेक्टली जब हम मुरली सुन करके वहाँ से जाने लगे तो हॉस्पिटल के अंदर लोगों को कहने भाई कुछ आप में बदले बदले से लगते हो। तो वो मैंने कहा भी क्या बदले लगते हैं? कहें नहीं, जो पहले एमडी गुप्ता थे उस एमडी गुप्ता में कुछ दिनों के बाद में कहते हैं नहीं तुम कुछ और एमडी गुप्ता हो गए। क्या हो गए? तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में डायरेक्टली पढ़ करके वहाँ से आते हैं और जो हम सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं उसको अपने अंदर धारण करके और उसको प्रैक्टिस में लेकर के आ रहे हैं। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। कहने क्या है, मैंने पॉकेट में डायरी रखी हुई थी, निकाल करके दिखाई, ये हम पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, ये पढ़ाई क्या लिखा हुआ इसमें पढ़ करके सुनाया। सीनियर डॉक्टर हैं जो मेरे यानी सर्जिकल डिपार्टमेंट के थे या हमारे मेडिकल स्टूडेंट थे, उनको सब बताया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो इस तरह से उस पढ़ाई का हमारे चलन के द्वारा और जो एक पॉकेट में डायरी हम जो लिखते थे उस डायरी का इम्पैक्ट जो उस पर पड़ा, तो कहने लगे भाई ये डेली के महावाक्य भी हमें आगे कुछ सुनाया करो। तो खैर वो तो उस टाइम की बात है। तो उन्होंने कहा कि उस दिन से उन्होंने हमारा नाम रख दिया। तो महात्मा जी हैं जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और जो सर्जिकल हेड थे उन्होंने कहा परमात्मा जी आ गए। तो इस प्रकार से फिर हमने कहा चलो अब बाबा का मिला है तो हमने बाबा की सेवाएं हॉस्पिटल में शुरू की। हिंदू राव हॉस्पिटल में मैं डायरेक्टर हेड था और ऑल 3 जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर उसका भी अभी भी मैं आज की तारीख में भी एडवाइजर फॉर परचेजिंग हूँ टोटल। तो अब देखिएगा, ये मैं रिटायर हुआ था 2004 के अंदर और ये मैंने जो एडवाइजर फॉर परचेज में बना था वो 1991 में बना था और अभी है 2021। तो अभी तक देखिए वो मेरे को नहीं छोड़ रहे। क्यों? कहते तुम एक ऐसे बाबा के बच्चे हो, तो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे तुम एक ऐसे इंसान हो कि जिसके उस अंदर हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि परचेज में कितनी ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं, लेकिन आप जो फर्स्ट डे पे लेक्चर इनको परचेज बोर्ड को दे देते हो ना, उससे उनका इम्पैक्ट जो है एकदम बहुत बढ़िया पड़ता है और जो इधर उधर की बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं उनके अंदर। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है मेरे को अभी तक भी रखा हुआ है। और इस काम के कारण गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने मुझे जो है, क्योंकि तुम मेडिटेशन से भी मरीज को ठीक करते हो और ये एक ऐसी ईमानदारी की वो है, तो उन्होंने हमारे को एक स्टेट ऑनर अवार्ड भी दिया था कि बेस्ट फिजिशियन ऑफ दिल्ली। तो जब वो अवार्ड दिया जा रहा था तो चीफ मिनिस्टर ने मुझसे पूछा कि ये बताओ तुम्हें अवार्ड क्यों मिला है। तो बजाय मैं कुछ बोलूं तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि मैडम ये ऐसे ऐसे जो है ये मेडिटेशन सिखाते हैं। तो स्टेज पर ही वो मुझसे पूछने लगे तुम ये मेडिटेशन कैसे सिखाओ, तुम मुझे सिखाओ। तो 2-4 मिनट वहाँ पे बातें हुई, तो इस प्रकार का एक इम्पैक्ट वहाँ पे रहा। तो ये कहते हैं अगर तुम अंदर से सच्चे हो, बाबा के बच्चे बन करके रहते हो, बाबा आपकी चलन उस चेहरे से ऑटोमेटिकली सेवा कराता है और उसके ऊपर जो हमारी कोई चीज की इच्छा नहीं, वो अपना आप ही करता रहता है। तो इस प्रकार जो है हॉस्पिटल के अंदर भी फिर सेवा शुरू हो गई। और हॉस्पिटल में जब सेवा शुरू हुई तो ये था कि इनिशियली मैंने एक बैलेंस ये बना करके रखा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सेटअप के अंदर। ये आप विश्वास करेंगे, इट इज नॉट वेरी इजी टू टेक काम फ्रॉम द जूनियर स्टाफ। तो अब हमने कहा कि ठीक है, ये मैंने देखा कि 2 फैमिलीज हैं हमारी। एक तो है जो हमारी लौकिक फैमिली है और एक है हमारी व्यवहारिक वर्किंग फैमिली है। तो इन दोनों का हमें बैलेंस बना के रखना है। जब इन दोनों का हम बैलेंस बना के रखेंगे तो क्या होगा कि उधर भी संतुष्टता हो इधर भी संतुष्टता हो, दोनों तरफ बैलेंस होगा। और क्योंकि उधर की कोई कमी पेशी है तो वो मैंने पूर्ण करनी है, उसकी कमी पेशी को वहीं पे खत्म करना है। और इधर की कोई कमी पेशी है तो इसको यहीं पे खत्म करना है। ये कैरी ऑन करके उधर नहीं लेके जाना, उधर का इधर नहीं लेकर के आना, लेकिन लव एंड लॉ का बैलेंस बनाना।
मैं ये बातें कई दफ़ा जब मैं ज्ञान में चला था तो मैं चक्रधारी दीदी से और जगदीश भाई से पूछता था, भाई साहब मैं तो इतना ऑनेस्ट हूँ, पता नहीं ये लोग इतनी ऑनेस्टी से काम क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अभी तुम नए नए चले हो ना, अभी तुम जो है जो चाहते हो वो उनको देना शुरू कर दो, जो चाहते हो उनको उनका देना शुरू कर दो। तो अगर उनसे तुम प्यार चाहते हो या वो मदद चाहते हो तो पहले तो मदद देना शुरू करो उनको। तो ये मैंने एक प्रिंसिपल बना लिया और वास्तव में मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल रहा। और सक्सेसफुल किस रूप में रहा कि मैंने उनको बुला करके अपने कमरे में एक मीटिंग करी। मेरे पास में 200 डॉक्टर का स्टाफ था और उनको सबका ही मुझे वो करना पड़ता था, और पैरामेडिकल स्टाफ भी थे, क्लास 4 स्टाफ भी थे, नर्सिंग स्टाफ भी था, सभी तरह की थी। और उनका पूरा मैंने एक दफ़ा मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद में मैंने यही कहा, देखो भाई हम एक परिवार के अंदर हैं, सब मानते हैं ये बात सब कि सब हाँ बिल्कुल मानते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार का मतलब ये है कि मिलजुल करके काम करना, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और एक फैमिली फीलिंग जो होती है, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं ये देखिएगा, अब या तो परिवार में आप मुझे मुखिया समझते हो तो मुखिया समझो, लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं है मुखिया बनने की। मैं आपका बड़ा भाई, तो जो मैं कहूँगा वो आपको मानना पड़ेगा, या फिर आप बड़े बन जाओ तो जो मैं कहूँगा तो फिर भी मानना पड़ेगा आपको, या उल्टा समझ लो मैं छोटा भाई हूँ तो भी मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, लेकिन आपकी जो कमी पेशी है वो मुझे बताओगे, तो विद इन दी रूल अगर मैं उनकी पूरी कर पाऊंगा तो करूंगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक बड़ा कॉर्डियल एटमोसफियर बन गया। और कॉर्डियल एटमोसफियर हो गया कि एज ऑन टुडे, मुझे सुपर एनुएट हुए 2004 में, आज 17 साल हो गए हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदूराव हॉस्पिटल आज तक भी सब लोग याद करते हैं कि गोल्डन एरा है, वो गोल्डन एरा है, क्योंकि बाबा ने वहां पर जो इंजेक्शन लगाया था। और वो अभी भी वो लोग, वही जो हेड डिपार्टमेंट वहां बन गए हैं, वो भी कहते हैं सर वो दिन अभी तक हमारे काम यहाँ मेंटेन करके बैठे हैं। और इतनी सक्सेस हुई बाबा को साथ लेकर के चलने में कि हिंदूराव हॉस्पिटल रोजाना न्यूज के अंदर हुआ करता था, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यानी कोई अच्छी न्यूज आती नहीं थी। मैंने क्या कहूँ कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया कि वहां पर मुझे जो है अपनी एफर्ट्स करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो गई तो वहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी शुरू हो गई, और सर्विसेज यानी पेशेंट की केयर भी अच्छी होने लगी, और अच्छी केयर होने की वजह से उसका नाम भी होने लगा। तो आज की तारीख में 70 to 80 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, जो कि किसी को तनख्वाह देने की नहीं पड़ती है, DNB स्टूडेंट्स बोलते हैं उनको। तो वहाँ पर उसके खुलने से ये हुआ 2001 के अंदर, तो आज वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है और साथ में जो है DNB स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए बाबा की कितनी कमाल है कि बाबा कहता है कि निरंकारी बन करके कोई सेवा करते हो तो बाबा उसका पूरा अपना आप देता रहता है। तो वो कहते हैं निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी जो है, वो निमित्त भाव जो था वो काम कर जाता है फिर। तो ये हमारा जो बाबा के बड़ों के संग में रहा तो उसका असर हमारे ऊपर आया। भाई साहब ने जो हमारी बहुत अच्छी पालना करी, जगदीश भाई ने तो इतनी पालना करी है, मैं थोड़ा बताऊंगा, मैं थोड़ा सा आगे पहुंच जाऊंगा उसके बाद बताता हूँ आपको ये सब। तो इसी प्रकार हमारे परिवार के अंदर ये परिवर्तन आए। 1985 के अंदर जब हम वहाँ से लौट आए और आकर के सब ये बातें शुरू हुई, तो परिवार के अंदर क्या हुआ कि जब मुरली चक्रधारी दीदी ने दी कि तुम सुनते हो तो तुम ये मुरली जो है बच्चों के लिए भी लेकर के जाया करो, यानी आप उनको अपने साथ में नहीं रख जाते ना, हम बिल्कुल रखना चाहते हैं। दीदी आपने हमारे मन की बात कह दी। तो अब उनको कहा, तो जब हम मुरली रात को घर में पढ़ते थे तो दोनों बच्चे आके पूछते थे ये क्या पढ़ते हो आप लोग। तो हमने कहा ये मुरली है। कहने ये क्या होता है, तो भगवान के वचन में। कहने इससे क्या होगा, तो वो ये कहती हैं भैया देखो मम्मी पापा तो स्वर्ग में जाएंगे, हमें नरक में छोड़ के जाएंगे। तो ये कहने के बाद में वो दिन और आज दिन हमने आज तक कभी मुरली मिस नहीं करी, चाहे हम विदेश गए हैं, कहीं भी गए हैं, लेकिन रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी जो मुरली की रही है वो हमारी आज ही तक, वो आहार हमने आज तक नहीं छोड़ा है। चाहे ये आहार हम गायब कर दें, लेकिन वो आहार हमारे नहीं। सवेरे होते ही उत्कंठा अंदर मन में बनती है कि नहीं ये तो लेना है, उसके बाद में कोई नेक्स्ट बातें करनी है। तो बच्चों के एग्जाम भी हुआ करते थे, तो एग्जाम के दिनों में भी उनको जो पूरा काम वाम कराने के बाद में मुरली जो है वो रात को, चाहे वो 10 बज जाए रात के या 11 बज जाए, मुरली जरूर सुन करके सोएंगे दोनों। और अगर ज़्यादा देर भी हो जाएगी तो अगर अमृत वेले तक टाइम भी पहुंच जाएंगे तो अमृत वेला योग लगाने के बाद में फिर वो एक 2 घंटा सोते थे।
तो इस प्रकार का एक वो सेट प्रोग्राम बन गया घर के अंदर। बाकी तो ये था कि हमारा जैसे एक वेजिटेरियन परिवार था और बहुत ही प्याज लहसुन कभी खाई नहीं थी हमने। लेकिन हाँ, एक दफा क्या हुआ, प्याज लहसुन की बात, जब बच्चे थोड़े बीमार से रहते थे, ज्ञान में नहीं थे, तो किसी ने कहा डॉक्टर साहब ये थोड़े कमजोर हैं, तो इसको थोड़ा एग वाला दे दिया करो। तो बड़े ना अनबने मन से हमने जो है डॉक्टर के कहने के हिसाब से उनको बॉइल्ड वाला देना शुरू कर दिया, और ये नहीं खाते, जबरदस्ती उनके मुंह में डालते थे। पर क्या हुआ, वो तो थोड़े अल्पकाल का ये होना था ऐसा ड्रामा के अंदर। जब अब ज्ञान में चलने लगे तो कहते हैं अच्छा अब हमें एग नहीं खिलाते, अब क्यों नहीं खिलाते आप लोग। तो ये ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, देवताओं को वो स्वीकार ही नहीं होता वो भोजन, तो उसी टाइम वहां पे खत्म ही होगी बात। फिर जो है 1985 में, याद होगा आप सभी को जो पुराने भाई बहन है, कि एक ऑल इंडिया यूथ रैली निकली थी, ऑल इंडिया यूथ रैली। तो वो यूथ रैली जो है दिल्ली के अंदर थी, और दिल्ली में उसका समापन होना था वो तालकटोरा के अंदर, नहीं आर्ट्स फैकल्टी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में। तो वो जब रैली निकली तो मुझे मालूम पड़ा ये रैली तो हमारे यहाँ से आगे से भी जाएगी, और इसमें जो है प्रोमिनेंट जो है महारथी भाई बहनें और दादियाँ वो सब आई हुई है माउंट आबू से। उस टाइम में मैं नहीं जानता था इतना, पर एक अंदर से उत्कंठा थी कि क्यों ना ये रैली हमारे घर के आगे से ही निकले। फिर तो मैंने जो है जगदीश भाई को बोला, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है, और हम ऐसे ही करेंगे। अब हम 5-6 महीने मुश्किल से हुए थे, जून की बात है, ये नवंबर में रैली, अक्टूबर में रैली निकल के आ रही है वहाँ पर। तो जब निकलने आई वहाँ पर, तो उस टाइम पर निर्भय भाई, रमेश भाई, उषा बहन, ईशु दादी, जानकी दादी और अपने जगदीश भाई, ये सब के सब जो है घर पर आए। और घर जो है हमारा उस टाइम पर नए नए चले थे, तो बाबा का बहुत ज़्यादा वो कमरा वमरा कोई था नहीं। तो जानकी दादी जो है कहने लगी अच्छा आप यहाँ पे दिखाओ, घर दिखाइए। घर दिखाया उनको, दिखाने के बाद में कहने बाबा का कहाँ पर है। दादी अभी तो ये क्या है, जब भक्ति माँ के देवी देवता लटके हुए थे ना, उनकी जगह पे इस अलमारी में बाबा को बैठा दिया है। कहने अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और करने के बाद में सब बाबा के कमरे की कमी है। तो ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि दादी का वरदान बता रहा हूँ आपको मैं। ये बात है अक्टूबर नवंबर की, और अप्रैल 2000 सॉरी 1986 के अंदर, 1986 अप्रैल के अंदर मुझे एक बड़ी कोठी अलॉटमेंट हो गई, और कैसे हुई मुझे नहीं मालूम, बाबा जानता है। आउट ऑफ टर्न जो है कह सकते हैं। और सब लोग कहने लगे कैसा हुआ, किसने किसकी अप्रोच लगाई। मैंने हमारी अप्रोच तो ऊपर वाले की है, और तो कोई लग नहीं सकती। वो मकान मिलना था, और उसमें सबसे पहले जो है बाबा का कमरा बनाया गया। और बाबा का कमरा बना तो दिल्ली की जितने भी प्रोमिनेंट हमारी बहनें हैं या हमारे प्रोमिनेंट भाई हैं, और उस टाइम पे गुलजार दादी के द्वारा उस कमरे का इनॉग्रेशन हुआ। उस टाइम पे अंकल स्टीव नारायण और उनकी आंटी वो सभी उसमें आए हुए थे। तो उद्घाटन बड़ा भव्य रूप में हुआ। उस उद्घाटन से देखिएगा हमारे जो पुलिस कमिश्नर थे, जो एसके सिंह है, वो सिंह साहब जो हैं वहाँ से निकले, और भी कईयों की सेवा हुई, डॉक्टरों की बड़ी सेवा हुई। सेवा होने के बाद में जो अभी भी रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हाउस के भी वो रहे हैं ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस। तो ऐसे जो है बाबा कहते हैं आपके वरदानों को फलीभूत करो, और फलीभूत के साथ में जो कुछ होता है उनके साथ में निकालते चलो। तो ये रही यहाँ की सेवा। उसके साथ में बहुत फिर प्रोग्राम वहाँ पर करे। इसमें मुझे जो है जगदीश भाई का बहुत जो है साथ रहा है, सहयोग रहा है, कि वो जब भी कोई काम प्रोग्राम वगैरह दिल्ली में होते थे, या कोई मीटिंग होती थी, या कोई डिस्कशन होता है, चाहे वो मेडिको लीगली कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो हमेशा मुझको, या व्यक्ति की भी कोई प्रॉब्लम हो, या कोई विदेश की प्रॉब्लम हो, मुझे वो डिस्कस अवश्य करते थे। चाहे वो जुडिशियल प्रॉब्लम हो तो वही डिस्कस करते थे। तो ऐसे जो है मुझे बड़ा उसका बल मिला चलने के अंदर, और हर एक जगह पे बड़े बड़े प्रोग्राम में लेकर के जाना, और इंट्रोडक्शन करा करके, और मेरे को वहाँ पर उनका परिचय लेकर के मुझे अच्छा लगता था। तो वो उसमें भी आगे बढ़ने का मौका मिला मेरे को। फिर उन्होंने भाई साहब ने मुझे ये असेस किया कि ये जो है इंग्लिश की इनकी अच्छी है, तो मैं इतने जो लेख लिखता हूँ क्यों ना करेक्शन के लिए इनको लेख इनको दे दिया जाए कुछ। तो उन्होंने मेरे को देने शुरू कर दिए। तो मैंने उनके जो है
कहते 3-4 दिन में दे देना। और मैं क्या करता था, जैसे काम मिला तो अंदर के संस्कार ऐसे थे ना कि ओवरनाइट ठीक करके और अगले दिन सवेरे मॉर्निंग क्लास में इनको दे दिया करता था मैं। देख लिया मैंने, हाँ देख लिया। तो उन्होंने कहा कि अभी जो है माउंट आबू के अंदर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी 1986 के अंदर हेल्थ अवेयरनेस वो था, होलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस। तो उसमें जो है आपको लेक्चर लेना है, भाषण देना है। वैसे मुझे तो भाषण देना आता नहीं है। और युगल को भी बोला चल एक टॉपिक तैयार करो, एक टॉपिक जो है, एक मेरे को दे दिया टॉपिक, एक उनको दे दिया। साइकोडायनामिक्स और पॉजिटिव हेल्थ तो उनको दिया था टॉपिक, और मेरे को दिया था मेडिटेशन एज मेडिसिन। तो चल आप लिखो और लिख करके मेरे को दिखाना। फिर हमने लिखने के बाद में, और वो हमारे को दिए गए, हमने उनको करेक्शन किया और कहने बस ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, बहुत अच्छा मैटर है, सब कुछ है, और इसको आपको वहाँ पे स्टेज पे प्रेजेंट करना है। चलो जी, बाबा की मदद, भाई साहब का आशीर्वाद होता, तो बाद हमने तैयार हो गए और अच्छा भाषण हुआ, अच्छा हुआ। तो वो दिन और आज दिन फिर हमें जो है जबान खुल गई। और खुलने के बाद में फिर बाबा के बच्चे कहते हैं तुम तो मेरे को जब पढ़ाई भी पढ़ता था ना, तो मुझे कहते हैं शांत गुप्ता, ये नाम रखा हुआ था, शांत गुप्ता या हंसमुख गुप्ता बोलते थे मेरे प्रोफेसर जो थे। तो मैं बहुत शांत रहता था, कहीं बोलता नहीं था ज़्यादा। तो अभी जब यज्ञ में आ गए तो अब तो जबान जो है, बाबा कहते हैं सेवा तो खुलती रहती है, हमेशा बंदी नहीं होती है जहाँ पर भी जाओ। तो ऐसे भाई साहब का साथ में हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत बहुत देर तक है जो हम आपस में डिस्कशन किया करते थे, कैसे कैसे बहनों के प्रति उनका बहुत वो था। जब की बहनों हो, चाहे अपने सेंटर की बहनें हैं, कि उनका एक एक का जो है निरीक्षण करवाना, उनको चेक करना, चेक करके उनके खान पान के बारे में अपने मेरे द्वारा वो कहलवाते थे कि तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए। भले चाहे वो खुद नहीं खाते थे कोई इतना, लेकिन उन्हों को जरूर खिलवाते थे वो। तो ऐसे भाई साहब के साथ में बोला कि भाई साहब कहीं मैं यहाँ पे अपना पूरा कर दूँ, क्योंकि फिर दादियों का साथ में आने वाला है। तो भाई साहब के साथ में जब रहे तो इनको खान पीने में अपनी ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। कहीं पर कभी खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं खाया तो कुछ नहीं है। देश विदेश भी जाते तो खाने पीने की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, यानी इग्नोर कह सकता हूँ मैं आपको। और ऐसे रेस्ट की भी अपनी बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। मैंने भाई साहब हम 24 घंटे मैं देखता हूँ तो आपको ना कुछ काम ही करते रहते हो। नहीं ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब कहते थे। कहने डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि मैं 1 या 2 घंटा मुझे काफ़ी है बस, कहीं मैं सो ही नहीं सकता उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास में नेशनल के अलावा इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी आती हैं। और वहाँ तो जो है, यहाँ पर रात होगी तो वहाँ दिन है, तो वो ये थोड़ी देखते हैं वहाँ भाई साहब सोए हुए होंगे, जागे हुए होंगे। तो मैं तो कोई ना कोई टाइम निकाल के 1 या 2 घंटा, ये जो मेरा पलंग कम टेबल कम डाइनिंग टेबल जो भी कुछ है, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी भाई साहब का कमरा, तो वो यानी बिल्कुल एक आदर्श, यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो ब्रह्मा बाबा की प्रतिमूर्ति रहे, बिल्कुल एक तरह से। एक फोल्डिंग सा पलंग था, उसी के ऊपर वो चारपाई भी बन जाती थी, वो डाइनिंग टेबल भी बन जाती थी, वो स्टडी टेबल भी बन जाती थी। और उसी में, और उसी के पीछे जो है वो टेबल लैंप लगे हुए थे, उसको इधर उधर घुमा के करते रहते थे। तो वहाँ पर जो है वो करते थे। तो वहाँ पर मैंने कहा, जब देखा तो एक दिन को अचानक से तबीयत खराब हुई। तबीयत तो खराब नहीं कहेंगे, एक टेलीफोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ना, मुझे आज मुख से थोड़ा खून आया है। पहुंचा भाई साहब को, देखा, देखने के बाद में, और फिर हमको जब मुख का खून का मतलब तो ये है कि फिर इनकी जो कुछ फर्दर टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, यानी खून की छोटी हल्की उल्टी हुई। तो इनका फिर हमने निरीक्षण करवाया। निरीक्षण करने एंडोस्कोपी वाला होने के बाद में फिर उनका पता लगा कि भाई अंदर खून की नाली थोड़ी फूली हुई है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में दिखाने के बाद में, तो ये जो भी हमारे बड़ों को कोई अगर बीमारी के रूप में कोई बात आती है ना, वो समझो सेवार्थ आती है। तो हम जो उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर साइंस के डॉक्टर, तो मैं बताता हूँ, अभी नाम आ जाएगा मुझे यार। तो वो जो है उनको दिखाया, दिखाने के बाद में और उनका इन्वेस्टिगेशन जाँच वाँच हुआ और ट्रीटमेंट शुरू हो गया उसमें। और ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद में वो हमारे काफ़ी क्लोज संपर्क संबंध में भी हो गया था बाद में, और अभी भी वो है स्टिल वेरी गुड फ्रेंड टू मी। और फिर एक दिन क्या हुआ, इनको जब ये देश विदेश काफ़ी ज़्यादा खाने पीने का फिर भी परहेज नहीं करते थे, और यानी 12-12 घंटे खड़े होकर के इन्होंने जो है अंबेडकर स्टेडियम के अंदर, इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़े होकर के सेवा करी है। और बिल्कुल ना खाने का ध्यान है, ना रेस्ट का ध्यान है, बिल्कुल पैर इनके
बिल्कुल एलिफेंट की तरह पैर की तरह फूल जाते थे। इनको जबरदस्ती हम इनको रेस्ट करवाते थे। पता नहीं अब कहने डॉक्टर साहब कर लो सेवा जितनी कर सकते हो, फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए वो इस सेवा को पहले रखते थे, हेल्थ को बाद में रखते थे। तो इनका जो है वहाँ पर काफ़ी तबीयत खराब हो गई। खराब होने के बाद में फिर इनको हॉस्पिटल के अंदर अचानक से हमें एडमिट करना पड़ा। इन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना यज्ञ का पैसा खर्चा नहीं करना है। भाई साहब कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल करेंगे, आप उससे निश्चिंत हो जाओ। तो हमने जो अपने सरकारी हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम था वो इनको दिला करके उस रूम के अंदर दाखिल किया और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। खबर पहुंच गई माउंट आबू। माउंट आबू खबर पहुंची तो मेरे भाई और बड़ी दादी और मेरे को जो है किसने कहा दाखिल करने के लिए, क्यों नहीं तुम यहाँ लेकर के आए। तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। मैंने वो टेलीफोन जगदीश भाई के हाथ में दे दिया। तो जगदीश भाई जी ने मुझे कहा कि दादी आई एम वेरी सेफ, मुझे जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पर, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे आके बॉम्बे में आकर के मैं क्या करूँगा, किस लिए आऊँ मैं वहाँ पर। तो उधर से फिर अशोक मेहता का भी टेलीफोन आया। तो अशोक मेहता मतलब भाई ये इंसिडेंट काफ़ी बात की है इसलिए मेरा अशोक मेहता का नाम आ गया है। तो उन्होंने भी कहा नहीं ये क्या है, ये ऐसा नहीं होगा। ये तो मैंने कहा भाई साहब मुझे तो कुछ नहीं कर सकता, जो अगर भाई साहब कहेंगे आप जहाँ ले जाना चाहो ले जाओ, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। एनी हाउ फिर वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ एंड ही वॉज कम्फर्टेबल और ठीक भी हो गए थे। फिर इनकी तबीयत जो ग्रेजुअली, क्योंकि बीमारी इनकी ऐसी थी, मैं अब तो खैर मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो है हेपेटोमा था लिवर का और लिवर सिरोसिस था। वो क्यों हुआ था लिवर सिरोसिस, क्योंकि खान पीन की कमी थी। कोई हेपेटाइटिस वाला नहीं हुई थी कोई इनको, सिर्फ एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से इनको ये हुआ था लिवर फेलियर। तो हम ये कहते हैं कि अपने आप को जो है एक बाबा कहता है अपना ध्यान भी रखना है, तन का भी ध्यान रखना है ना। गाड़ी ठीक चलेगी तो फिर अब सेवा भी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी ना। तो भाई साहब ने थोड़ा सा यहाँ पर अपने ढीले पड़ गए थे। तो इस प्रकार जब बहुत फिर तो आपको मालूम है कि वो कई दफ़ा विलायत भी गए थे, यूके भी गए, वहाँ पर भी इलाज चला था। फिर लेकिन अल्टीमेटली फिर ये लौट करके आए थे तो जसलोक में दाखिल हुए। तो वहाँ पर मुझे 10-15 दिन रहने का मौका मिला था। वहाँ पर भी इनकी काफ़ी अच्छी सेवा हुई, ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन अल्टीमेटली फिर वो यही था कि अभी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। और इनके इंजेक्शन से भी ट्रीटमेंट काफ़ी किया। फिर इनको ग्लोबल हॉस्पिटल में ले आए थे, फिर ये वहीं पर ही रहे, वहीं पर इनका ट्रीटमेंट चलता रहा। अल्टीमेटली बाबा ने फिर उनको अपने पास में सेवा पे बुला दिया। तो इस प्रकार जो है हमारे को जो है बाबा में भाई साहब के संग में रहने का मौका मिला काफ़ी। फिर रही आपकी हमारे गुलजार दादी की बात। तो गुलजार दादी की बात तो ये है कि जब मैं हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम पे दादी यहाँ दिल्ली पांडव भवन में थी और नीलू बहन और साथ में गोपाल भाई नीचे थे। गोपाल भाई भी उस टाइम बहुत दादी के क्लोज देखते थे उनको। गोपाल भाई का टेलीफोन आता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है कि दादी को जो है ना कुछ ब्लड का स्पॉट आया है। और जब ब्लड का स्पॉट दादी को, और वो भी छाती से, तो माथा खिनकता है डॉक्टर का एकदम, तो ये क्या। तो मैंने युगल को साथ में लिया और लेकर के मैंने थोड़ी करके दादी को देख के आना क्या हुआ, मैंने ऐसे ऐसे है। तो गए तो उनको जब एग्जामिन किया तो थोड़ी हमें महसूस हुई कि एक गांठ है, लेफ्ट ब्रेस्ट के अंदर गांठ थी। और युगल ने भी देखा हाँ है। तो अब हम जो है वहीं से मेरे को जो है यानी कहते हैं ना वो एकदम अंदर से जागरूकता हुई। तो वहीं से मैंने डॉक्टर को टेलीफोन किया, भाई ऐसे ऐसे है, यानी इमीडिएटली ले आओ। इमीडिएटली ले गए तो उनको जो मेमोग्राफी है वो सब हो गए और उन्होंने वहीं से लेकर के उनकी FNAC वो सैंपल भी ले लिया। लेने के बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अंदर वो सैंपल लेकर मैं खुद गया। वहाँ ले जाने के बाद में और शाम तक जो है वो रिपोर्ट आ गई कि ये है। अब ये रिपोर्ट जब आ गई तो वहाँ पर मैसेज दिया गया कहाँ इसका इलाज हो। तो बड़ी दादी को टेलीफोन किया, बड़ी दादी ने मुझसे बात की, मैं दादी ऐसे ऐसे है, ये ऐसा है। कहने क्या समझते हो दादी, ये तो अब जैसे बड़े बताएं, मैं इसमें क्या बता सकता हूँ। कहने टाटा ठीक रहेगा। मैंने भले आप जैसे भी करो। तो दादी कहने से वेट करो मैं अभी आती हूँ। मतलब अगले दिन वो दिल्ली पहुँच गई पांडव भवन में। फिर डिसाइड हो गया, डिसीजन होने के बाद में प्लानिंग कर लिया। गुलजार दादी को मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे छोटी गांठ है, इसका साथ छोटा सा ऑपरेशन करा। हाँ निकालो निकालो निकालो, ठीक है ठीक है ठीक है। यानी हल एकदम कोई ऐसे नहीं कि ये क्या होने वाला, कुछ भी नहीं। तो
वहाँ गए सब रिपोर्ट्स के साथ में। तो वहाँ जब जो मिनीश भाई ने बताई वो बात, तो उस दौरान पे वहाँ पर कोई ज़्यादा हमारे जानने मिलने वाले डॉक्टर कोई थे ही नहीं। फिर भी जो है वहाँ पर किसी से मालूम करने के बाद में योगिनी बहन ने मालूम किया कि भाई कोई डॉक्टर ऐसा ढूंढो जो दास ऐसा हो। तो ले दे के गए, उस टाइम पर ये इनका नाम निकल करके आया, डॉक्टर अशोक मेहता का। पर उसके बारे में फिर वो उन्होंने कुछ कहने से ये कि हमने कोई बात नहीं, उनको दिखाया, दिखाने के बाद फिर ले आओ देखेंगे। तो देखने के बाद में उन्होंने कहा, फिर उस टाइम पर ये बात निकली थी, ये क्या एक दिन के अंदर कैसे डायग्नोज हो गया है सब। तो मैं ऐसे इस डॉक्टर को मिलना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर, ऐसा एक दिन के अंदर डायग्नोज कर लेना। हमारे बॉम्बे में तो हफ्ता लग जाता है इस बारे में। तो गोपाल भाई ने वहाँ टेलीफोन मिला दिया अशोक मेहता डॉक्टर से, कहने ऐसे ऐसे कहने लगे। भाई बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत जल्दी डायग्नोज कर दिया आपने। बट एनी हाउ, तो अल्टीमेटली फिर दादी का ऑपरेशन हुआ। तो उस टाइम तो आप जानते ही हैं कि कैसे वो बाबा का बच्चा बना। क्योंकि अगले जब ऑपरेशन हो गया दादी का ब्रेस्ट का, तो उसमें जब देखने गए, बजाय कि डॉक्टर पूछे दादी क्या हाल है, कि वो डॉक्टर दादी पूछती है डॉक्टर क्या हाल है आपका। कमाल है, इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी, और डॉक्टर मरीज पूछ रहा है डॉक्टर से आपका क्या हाल है, बजाय मैं समझ रहा 10-15 कंप्लेंट मिलेंगी मेरे को। तो ऐसे जो है फिर वो कहने ये तो कोई ना कोई है अजीब, यानी अद्भुत पर्सनैलिटी है, कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है इसका मतलब। और ये बताया तो अल्टीमेटली तो फिर वो हमारे बाबा का ही बच्चा बनी गया था। फिर वो तो ये भी याद करते हैं कि देखो कैसे सेवा होनी थी, और सेवा के बाद में कैसे। लेकिन इस दौरान में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि काफी डॉक्टरों की सेवा हुई, जिसने उनकी MRI किए, जिसने उनके जो है मेमोग्राफी करी, जिसने उनके ब्लड के टेस्टिंग किए, सब जो है एक क्लोज संपर्क संबंध में आ गए। उनकी जो है टोली प्रसाद दे करके उनकी काफी अच्छा सेवा हुई, और बाद में अभी तक वो हमारे कनेक्शन के अंदर है। तो ये सब बातें, तो बाबा यही कहता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो ना, उसमें ये सेवा के अंदर जो है कमाई है वो। ये फिर जो हमारी इसी रूप में, और मैं आगे और लेके चलूँ बताऊं तो आपको, फिर हमारी बड़ी दादी के साथ में वो। तो बड़ी दादी के साथ में जब पालना हुई, तो एक दिन क्या थे, हम वहाँ पे यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस शायद चल रही थी, शायद वही था 88 की बात है, 87-88 की बात है। तो वहाँ पर अचानक से दादी को जो है चेस्ट में पेन होता है, और पेन होने के बाद में, और वो उनको ले गए कमरे में, और फिर दोपहर शाम तक जो उनको दवाई वाई दी, नहीं आराम हुआ। तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहब इधर चल के आप देखो दादी को जो दर्द हो रहा है। मैंने उनको देखा तो उस टाइम पे रिमोट फैसिलिटीज भी नहीं थी, बिल्कुल एकदम मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा नहीं था। एक सिविल हॉस्पिटल है माउंट आबू के अंदर, उसमें ही एक डॉक्टर थे, उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा आपके यहाँ ECG मशीन है क्या? मैंने कहा जी है। तो किसी को भेज दो तो यहाँ पर ECG करा के देख लेते हैं। तो ECG वाले नॉर्मल, लेकिन पेन उनको परसिस्ट कर रहा था। तो अब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, और उसको सिर्फ ऑर्डिनरी हम कह दें कोई ऐसा नहीं, सीन ठीक है दर्द हो रहा है, तो उसको हम एक ऐसे नहीं ले सकते बात को। तो मैंने फिर निर्भय भाई जी ने और सभी बड़े जितने भी कोई आए हुए थे, सभी ने मेरे से बात करी क्या हो सकता है। मैं देखो ऐसा तो ECG नॉर्मल है, लेकिन ECG नॉर्मल होने के बावजूद भी कुछ और कारण तो दादी को पेन का है, 2-3 कारण और भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी बिना जांच करे हम उसको कह नहीं सकते। क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे कहने लगे उनको, मैंने कहा दादी तो बॉम्बे अगर आप ले जाते हैं तो बॉम्बे ले जाए तो अच्छा रहेगा। कहने ठीक है फिर आप चलिए साथ में। ठीक है जी। तो हमने जो है दादी को वहाँ गए, तो वहाँ करके डॉक्टर गांधी हैं, MJ गांधी, उनके पास में लेकर गए। तो उन्होंने जो उनको अगले दिन जो है उनकी ये एंजियोग्राफी वगैरह फिक्स कर दी। एंजियोग्राफी में भी अंदर गया था, तो नानावती हॉस्पिटल में दादी दाखिल हुई थी, और हमने वहाँ पर जाकर के उनके जो क्लोज संपर्क रहा दादी के साथ में, उसकी अनुभूति करी कि दादी कैसे तो योग करती है, कैसे बाबा को अपने करीब बैठा करके रखती है कि बाबा देखो मेरे को देख रहा है, बाबा देखो ये कर रहा है। और उनके साथ में जो उनकी अपनी 2 और बहनें थी, यानी मुन्नी बहन और मोहिनी दीदी, उनका भी जो है साथ में देख करके हमने देखा कि ये मेरी माँ है। नहीं आप ही की माँ नहीं है, मेरी भी माँ है ये। तो ऐसे करके बहुत क्लोजनेस रही उसमें। तो 7-8 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, और वहाँ के बाद में फिर उनके साथ में जो रहा कि दादी जब वहाँ पे सब ये डिक्लेयर हुई एंजियोग्राफी होने के बाद में, उनमें एंजियोग्राफी में कोई ऐसी बात नहीं निकली। तो हमने कहा पेन का फिर डायग्नोज करना चाहिए। फिर अगली दफा में उनको जो है एंडोस्कोपी हमने करी।
एंडोस्कोपी के अंदर जो उनके पेट के अंदर थोड़ी फूड पाइप में थोड़ी छिलावट थी, जिसको हाइटस हर्निया भी कह सकते हैं, या एक ब्रेड से जो है इसोफेगस बोलते हैं। तो उसका जो है फिर जांच वहाँ पर कराई, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो फिर थोड़ी सी कंफर्ट उसमें आ गई। तो कंफर्ट होने के बाद में योगिनी बहन तो आपको पता ही है ना, फिर तो सेवा में तो सब बहुत आगे रहती है, हर एक को प्लीज भी करती है। तो उन्होंने पिकनिक पार्टी रखी। तो उस पिकनिक पार्टी के अंदर भी जुहू बीच के ऊपर वो लेकर के गए दादी को सभी को, तो वहां जाकर के पार्टी हो रही है। तो दादी जो है ना रमणीक भी बहुत ज्यादा है। कोई हाय हुसैन वाली बात तो कोई आप दादियों में देखा ही नहीं होगा कभी। बीमारी हुई तो हुई, कोई बात नहीं है, चुप तो हो रहा है। लेकिन इससे क्या है, वो क्लोज संपर्क संबंध इतना हो जाता है कि वो जो है बाबा के बच्चे बनने की कोशिश, नियरिंग तो सहयोगी तो हो ही जाते हैं, भले चाहे सहयोगी बने, सहयोगी तो हो ही जाते हैं वो। फिर तो इस प्रकार से जो सेवा हुई, तो वो 10-15 दिन मेरे को दादी के साथ में रह करने का वहाँ पर अवसर मिला। और जगह जगह पे जब वो परिवार वालों ने, बॉम्बे वालों ने बुलाया, तो उसमें भी हमारे को साथ जाना था। तो बहुत ही अच्छा एक फीलिंग वहाँ पर, यानी एक हमारी फाउंडेशन जो है ऐसी मजबूत होती चली गई। फिर बाबा ये कहते हैं कि ये दादी के साथ में सेवा रही, और दादी जब योग लगाती तो मैंने कहा दादी मैं अब जाऊँ? कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें तो जो है ना शिव जयंती पे हम विदाई दे के भेजेंगे। मगर दादी उसे बहुत देर हो जाएगी। कहने नहीं कोई बात नहीं है, अब शिव जयंती माउंट आबू जाने के चलने के बाद में फिर आपको विदाई दे के भेजेंगे। तो चलो ठीक है, जैसे भी अब दादी का आदेश है तो सिर माथे है वो। फिर तो हम जो है फिर ये करने के बाद में वहाँ से लौटे, और फिर वो कहते हैं दादी के भी डॉक्टर बन गए। तो ये एक इस आत्मा को सेवा करने का चांस कैसे मिला यज्ञ के अंदर। फिर तो जो है अपना निर्भय भाई के साथ भी है। तो निर्भय भाई के साथ में तो ये हुआ कि हम जब छोटे थे बच्चे, तो उनको लेकर के वो अपने उस टाइम एम्बेसडर हुआ करते, खुद ड्राइव करते थे वो एम्बेसडर गाड़ी के अंदर, और दोनों बच्चों को, और वो चाचा नेहरू कहते थे इनको, चाचा। तो दोनों बच्चे गुलाब का फूल लेकर के उनको देते हैं, वो बड़े खुश होते, कहने चलो घुमा के लाए। मोहित मोना नाम, मोहित डॉक्टर का, और अभी जब तो डॉक्टर हो गए, और मोना, चलो डॉक्टर साहब आप भी चलिएगा, मंजू बहन आप भी चलिएगा। तो हम चारों को ले जाते। तो आप ये विश्वास करिए कहीं कितना, यानी यज्ञ का हमारे ऊपर फेथ है, या हमें जो है बाबा के ऊपर इतना विश्वास था, उन्होंने हमारे को भाप लिया था। डॉक्टर साहब आज हमको जो है एक ज़मीन खरीदनी है, वो हम आपको दिखाते हैं। कौन सी ज़मीन खरीदनी है? तो वो थी ग्लोबल हॉस्पिटल की ज़मीन। कहने ये है ज़मीन, आपको ये पसंद है? बिल्कुल पसंद है। और भी कोई अल्टरनेटिव है क्या? कहने अल्टरनेटिव कोई नहीं, ये तो फिर है ही है, पसंद है बिल्कुल। तो वो ज़मीन भी हमारे आगे देखी गई। उसके बाद में तो फिर वो ज्ञान सरोवर की ज़मीन भी दिखाई हमारे को। फिर ज्ञान सरोवर के बाद में जब बात नीचे शांतिवन की हुई, तो बात की बात है वो भी हमें दिखाने ले गए थे वो। तो मैं कहता हूँ कि कैसे कैसे जो है हमारे को बाबा ने अपना चुना, और चुन करके अपने जगह जगह पे हमें सेवा में यूज किया। फिर तो हमने भी जो है इनका जो बड़ों की पालना मिली, उनका प्यार मिला, इतना स्नेह मिला, तो उस स्नेह से जो है हम जो है अभी बाबा के बन करके, इस यज्ञ से बन करके चले हुए। औरों को बाबा के साथ जोड़ने का यही प्रयत्न रहता है कि सब सुनने में चले। और फिर तो अब मैं किस किस का नाम लूँ, सभी दादियों के साथ में मेरा वो रहा है, सभी दादियों के साथ में, चाहे वो निर्मल शांता दादी रही हैं, चाहे वो कमलमणि दिल्ली वाली दादी, वो तो मेरे पास में दाखिल ही थी, रुक्मणी दादी वो भी मेरे पास में दाखिल थी, और इसके साथ में जो है हमारे जो ये निर्मल शांता दादी हैं, मनोहर दादी का भी तो जवाब नहीं है। ये सब दादियाँ मेरे यहाँ बाबा के घर में दिल्ली में आ चुकी हैं, और पूरा जो है बड़ी दादी अपने पूरे परिवार, पूरे मंडली के साथ में आई थी, और सभी दादियों का रहा है यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ इस संगम युग के ऊपर आकर के, जो भी हमारा जीवन रहा, सादा जीवन उच्च विचार, उससे बाबा ने मेरे को, मेरे परिवार को बाबा का परिवार बना करके उसको ले जा रहा है। और एक हर प्रकार की एक सेवा निरंतर चलती रहती है यहाँ पर। ये हमारा एक प्रिंसिपल रहा है कि जब से भी हम बाबा के बच्चे बने हैं, कि घर में कोई भी आत्मा आए, वो बिना ज्ञान के नाश्ते के बाहर जा नहीं सकती है। ज्ञान का नाश्ता जरूर खाने को मिलेगा उनको, और नाश्ता मिले या ना मिले, वो नाश्ता जरूर खिलाया जाएगा उनको। और उसके साथ में एज पर अवेलेबिलिटी उनको स्लोगन, और उसको कोई ना कोई छोटा डायरी कैलेंडर जरूर दिया जाता है उसमें यहाँ से। तो यानी आप भले चाहे अपने काम से आए हो, लेकिन जा रहे हो कुछ यहाँ से बाबा का प्रसाद लेकर के। तो ये हमारा एक आज दिन तक भी ये हमारा प्रयास है कि जो भी आता है वो जरूर कुछ ना कुछ लेकर के जाएगा, क्योंकि बाबा घर है। और बाबा के कमरे में उसको अवश्य लेकर के जाते हैं कि देखो यहाँ पर
और जब बाबा के कमरे में जाते हैं तो उनको अनुभूति अलग ही प्रकार की होती है, यानी बड़ी सुख शांति है यहाँ पर। अब इस घर के अंदर जहाँ पर अभी एट प्रेजेंट हम रह रहे हैं, ये घर भी जो है गुलजार दादी के उससे मिला हुआ हमारे को। जब हमारा रिटायरमेंट हो गया तो सरकारी क्वार्टर मकान तो हमें खाली करनी थी, कोठी तो जब खाली करनी थी तो हम जो है मकान ढूंढते थे, और ढूंढते ढूंढते कभी तो हम मानेसर के आसपास जा रहे हैं, तो कभी हम जो है गुड़गांव में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो काफ़ी जगह जगह घूमा था। फिर हमने कहा दादी को हम जरूर बताते थे ये बात, दादी ऐसे ऐसे है। तो एक दिन वो बुला के कहती है, मंजू एक बात सुनो, तुम जो है, तुम्हें जो है ना बाबा ने तुम्हारे लिए स्थान भी ढूंढ के रखा हुआ है और सेवा भी रखी हुई है, बस आप निश्चिंत हो जाओ। और दूसरी दफा हमारे को किसी ने ये कहा कि आप चारों के जो है ना संकल्प अभी मिल नहीं रहे हैं, जब चारों के संकल्प मिल जाएंगे तो मकान मिला होगा आपको। तो यही वास्तव में दादी का वरदान और उस भले आदमी का कहना, हमारे जो संकल्प मिले और 18 जनवरी 2006 में हमारे को ये मकान मिल गया, जहाँ पर गंगा के तीरे पे हम रहते हैं। ये गंगा का कंठा है, जमुना का कंठा है ये, और यहीं पर जो है बाबा का सेवा स्थान भी है, और सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है, पूनम बहन तो जानती है। और अब यहाँ पर इतनी सेवा है कि हम जो है मॉर्निंग में सवेरे 3:30 बजे से और 3:30 से और 4:45 तक अमृत वेला होता है, रेगुलरली जूम के ऊपर होता है, और उसमें भी जो है कोई 60, 70, 80 करीब जो है ज्वाइन करते हैं, सारे ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया, और प्लस बाहर के लोग भी हैं उसके अंदर। और इसके साथ में जो है 4:45 से 5:30 तक अव्यक्त मुरली डेली होती है। और उस फिर जो है हम जो है थोड़ा वो तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद में फिर 7 से 7:30 से 8:30, थोड़ा टाइम चेंज कर दिया, 7:30 से 8:30 डेली साकार मुरली होती है। और साकार मुरली के बाद में फिर 11 से 12 जो है, जो हमारे सहयोगी हैं यानी सेवाधारी भाई बहनें यहाँ पर बहनें हैं, उनकी सेवा होती है। और फिर जो है 4:45 से और 5, सवा 5 बजे तक इवनिंग में जूम पर क्लास चलती है। उस क्लास के बाद में फिर 6:30 से 7:30 जो है योगा, और योगा के साथ में फिर 7:30 से 8:30 फिर एक और साकार मुरली चलती है। और रात्रि में आजकल हमने नया एक प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि कोरोना का बड़ा कहर मचा हुआ है, तो विश्व में एक शांति और सुकून देने के लिए, यानी एक जो हाई का वातावरण बनाए उसको वाहवा का वातावरण कैसे बनाए, तो 9:30 से 9:45 ये हमने योगा रखा हुआ है, मेडिटेशन। तो उससे 9:30 से 9:45 के अंदर काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। ये हमने आज सेकंड डे ही है, तो कल से हमने शुरू किया है, तो उसके अंदर कल तो कोई 300 के करीब आए थे, तो आज उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से ये सेवा जो है सब तरह की चल रही है, लेकिन धारणाओं में पक्के हैं सब। कोई भी चीज़ जो है मजाल के बाजार आ जाए मत है ही नहीं, और सब चीज़ बाबा की याद में, बाबा की पक्की धारणाओं में वो लेके करते हैं। जो बाबा का कमरा है, उस बाबा के मकान के अंदर बड़ी बड़े हस्तियों का यहाँ पर भी आना हुआ है। जैसे कोई भी है, अभी कुछ रिसेंटली ही राजू भाई आए थे मधुबन से। राजू भाई आए तो जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, कोई अब तो 2 दफ़ा आ चुके हैं, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो कहने लगे मुझे ये बताओ, आपने मुझे यहाँ बैठाया हुआ है ना फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो मुझे यहाँ से ना कोई खींच आ रही है। मैं समझा नहीं मैं क्या खींच है, यानी कोई शक्ति, पावर आ रही है, मैं उसको पावर को देखना चाहता हूँ। तो एकदम मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उनको जो है फिर बाबा के कमरे में लिया, ये है पावर हाउस, ये है पावर हाउस, ये फाउंडेशन है आपके घर का। यहाँ से इसका इनॉग्रेशन दादी गुलजार ने किया था। गुलजार दादी वहाँ पे जब मेडिटेशन या कमरे में आई तो शी वॉज लॉस्ट कम्प्लीटली। कोई 15 मिनट तक चेयर पे बैठी रही, तो महेश भाई और वो अपनी नीलू भाई बहन आई थी, उनको उठाया, दादी उठो, तो फिर वहाँ से उठी है। तो मैं चकधाई दीदी आई वहाँ पर उसके अंदर, तो उन्होंने तो कहने ये एक, अगर हम अपनी धारणाओं में पक्के हैं और रेगुलरली अपने पॉजिटिविटी में रहते हैं, संकल्प पॉजिटिव है, तो हम वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन द हाउस, इन आवर वर्किंग प्लेस। तो अगर हम अपने मन से ही कमजोर हैं और मन से कमजोर है, तो ये एक हमने एक प्रिंसिपल अपने जीवन में बनाया हुआ है यहाँ पर हम चारों ने, कि आज तक हम कोई नेगेटिव सोच आने नहीं देंगे। अगर कहीं से उद्गम भी हुआ, खड़ाक से सौ कर दो उसको,
उसको पानी मत डालो बिल्कुल ही। ये हमारी सक्सेस का राज है बिल्कुल। तो कभी भी हम सोचते हैं ठीक है, देन एंड देयर डिस्पोजिटो कर दो, बिल्कुल खत्म, उसी टाइम खत्म कर दो उसको, जला दो वहीं पर, आने मत दो उसको बिल्कुल ही। तो इससे क्या है कि एक घर का माहौल बिल्कुल जो है एक मंदिर वाला माहौल बन जाता है बिल्कुल। यानी रियलिटी में जो भी आता है उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। और अच्छी सेवाएं अब हो रही हैं जो इसके दौरान के अंदर। तो इतनी अच्छी सेवाएं हो गई हैं कि अभी तो यानी लोगों का ये कर रहा है किसी तरह से कोरोना खत्म हो तो हम जल्दी से आपके घर में आ जाए, देखें कैसे कैसे आप सेवा कर रहे हो। तो जूम मीटिंग के ऊपर तो बहुत अच्छी सेवा चल रही है, ग्लोबली चल रही है। और ये मैं तो जो जून कोरोना का जो समय है, वास्तव में तो ये समय हम ब्राह्मणों की प्रोग्रेस के ही लिए है। ये ब्राह्मणों की प्रोग्रेस के लिए जो ब्राह्मण बच्चे हैं वही अलबेले हो गए थे कि अभी कौन सा विनाश होने वाला, कर लेंगे, वो नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, अचानक एवर रेडी, अचानक एवर रेडी जो है आपको तैयार रहना है बिल्कुल। तो ये हमारे को पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने किया है कि तुम जो है अब जो है इतनी हाई हाई, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो मैं बता दूं इतनी हॉस्पिटल के अंदर बेड्स कम है, डेड बॉडी ज्यादा है। और बुद्ध घाट पे तो आपको पता ही है, देख भी रहे हैं न्यूज के अंदर क्या हो रहा है। तो जब ऐसी भयावह स्थिति होती है तो जो दुनिया वाले मनुष्य हैं उनके अंदर क्या विचार चल रहे होंगे। वो तो परेशान, दुखी, अशांत है। वो तो कुछ ना कुछ शांति मांग रहे हैं ना। ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो उससे ज्यादा क्या होगा बताइएगा। तो ये सब बातें होकर के हम बच्चों को बहुत बहुत अपना एम्पावर्ड रखना है, क्योंकि ये आत्माएं फिर आकर के हमारे को शांति मांगेंगी, हमारे को शांति में रहने नहीं देंगी। दो कुछ दो कुछ दो कुछ दो, होगा तो देंगे ना। तो इसलिए ब्राह्मण बच्चों को अब ये एक बहुत अथक पुरुषार्थ में लग जाना है कि ये अचानक का खेल अब चल रहा है और बाबा ने फिर कोरोना को बढ़ा दिया, इसीलिए कि मेरे बच्चे अभी भी तैयार नहीं हुए हैं। तो हम अपने आप को श्रृंगार लें, जितना श्रृंगार लेंगे मूर्ति तैयार है और वो फिर हमारी मूर्ति से साक्षात्कार होगा। किसका होगा? बाबा की शक्तियों का, बाबा का साक्षात्कार होगा। तो मैं ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बचपन के दिन, हाँ, बचपन के दिन याद आ गए। हमारे गुप्ता साहब और मंजू बहन बहुत ही बाबा के स्नेही सहयोगी, हमारी मेडिकल विंग में भी बहुत सहयोगी और निर्माण चित्त, इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी बहुत निर्माण चित्त है। और इसीलिए तो सबके प्रिय बन गए हैं, बड़ों बड़ों के प्रिय बने हैं। इसका कारण भी यही है, सहयोग और निर्माणता, ये इनका गुण रहा है। हमें भी बहुत प्यारे लगते थे। थैंक यू। दोनों, मोहित को तो अभी जानते हैं, अभी हाँ। तो वो भी बड़ा होके बहुत सेवा कर रहे हैं। लेकिन पहले तो आप दोनों को ही हम जानते थे, अच्छी तरह से मिलते भी थे। तो और दूसरा बच्चा भी है, वो हाँ, मोनिका है ना, मोनिका बहन। हाँ, हाँ, मोनिका भी तो मेडिकल विंग के अंदर कोऑर्डिनेशन उसमें करती है ना, मेडिटेशन कराती है। अब तो वो अपनी एक कंपनी है प्राइवेट, अपनी उस कंपनी की वो सीईओ है। और अच्छा। हाँ, और अपना यज्ञ का भी बहुत काम करती है। अच्छा, तो उनका काम है, कंप्यूटर का सारा सॉफ्टवेयर। सबका अनुभव सुनना है। हाँ बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग जरूर जरूर। तो हाँ, सभी का अनुभव एक एक के अच्छे हैं। मंजू बहन भी बहुत सहयोगी सेवाधारी रही है। सारा परिवार वंडरफुल सेवा कर रहे हैं और सब बड़ी हाई पोस्ट पर है, फिर भी बहुत निर्माण है। समझे सब भाई बहन, सुन रहे हो ना? तो ये निर्माणता बहुत बड़ी चीज है। इतनी हाईएस्ट पोजीशन में रहते हुए भी सर्व को भाई भाई की दृष्टि से, जैसे उन्होंने बताया अपने स्टाफ के साथ भी कैसे परिवार का रूप बना के कैसे उनको भी सहयोगी बनाया, ताकि सारी इमेज हॉस्पिटल की बदल गई। तो ये बाबा की शक्ति जो है वो ग्रहण करके उसका उपयोग करने की ताकत जो दिखाई है उन्होंने, सारे परिवार ने भी। तो बहुत अच्छा। दिल्ली का ओ मोहित कुमार, आओ 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 मोहित भाई।
आपके तो लेक्चर सुनते रहते हैं, ऐसे हमारे मेडिकल विंग के भी अंदर और बाकी भी। तो वेलकम है आपको। थैंक यू सो मच भाई साहब, सबको परिवार से मिलके बहुत, हमको तो बहुत खुशी होती है। बाबा ने हद से बेहद में सबको ला दिया है, और ये भी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी एक बहुत सुंदर हीलिंग मेडिटेशन का इनिशिएटिव लिया है, तो 9:30 से 9:45 वही सेशन मेडिटेशन का कंडक्ट कर रहे थे। अच्छा, शाम को भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था बाबा के नए बच्चों के लिए। तो इस तरह करके बाबा सेवाओं में सभी को बिजी रखता है, और बहुत अच्छा है। ऐसे हम अपने सब एक माला बाबा की प्यार की माला, परमात्मिक प्यार की माला में हम सब पिरोए हुए हैं। जूम ने बहुत मदद की है, जूम बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी। बाबा ने बोला ही है कि साधन बाबा ने बच्चों के लिए बनाए हैं, बस साधन और साधना का बैलेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सारा खेल ही इसी साधना में है। चाहिए, बराबर है। साधन है, बट साधन साधना है, को हम लेकिन लोग मेन रखते हैं। साधना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि इस वक्त हमारा समय है कि हम लोग सब, बाबा के बच्चे सुन भी रहे हैं, लेकिन हम लोग स्थिति के महारथी बने। सेवा के महारथी तो हम है ही हैं, लेकिन हम स्थिति के महारथी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा हमारे बोल से, हमारे संकल्पों से, हमारे कर्म से हो जाएगी। तो इतना शांत, इतना प्यार हमारे जीवन में हम जब लाएंगे, इतना सुकून लाएंगे, जैसे बाबा शांति का, रहम का दाता है, उसी प्रकार हम भी लाएंगे, तो हमको बहुत बहुत ये वाइब्रेशंस जो हैं हम सब जगह फैलाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और मुझे भी सुरेश भाई जी का फोन आया था कि कभी आपके साथ कनेक्ट करना है, तो जब भी आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर अपने अनुभवों की लेन देन ज़रूर हम लोग रखेंगे, और अच्छा लगेगा ही लगेगा। एक दूसरे से सीख कर, हाथ पकड़ कर आगे चलें, बाबा के प्यार में चलें, तो लाइफ कितनी आनंद है। संगम में भी इस समय हमें बहुत खुशी और आनंद आएगा। तो जरूर हम मोहित भाई का तो सेशन रखेंगे ही रखेंगे। तो 2 शब्द आप भी कहे पूनम बहन जी। बहुत अच्छा भाई साहब ने अनुभव सुनाया। आपका और मोहित भाई का भी, जो कम समय में सागर के समान शब्दों को गागर में डाल करके आपने सबको दिया। सुनते हुए ऐसे लग रहा था कि आप सिर्फ दिल्ली के ही नहीं हैं, लेकिन आपको सब जानते हैं, तो आपका परिवार सबके लिए ही है। जैसे ईश्वरीय परिवार, अपना बेहद का परिवार जूम मीटिंग के कारण ऐसा नजदीक हो गया कि लगता ही नहीं है कि कोई दूरी भी है। तो इसी प्रकार से आपका भी अलौकिक परिवार, ये सबका परिवार, सिर्फ दिल्ली का नहीं। लेकिन देखो, डॉक्टर जयंत जी ने तो पहले से ही स्वीकार कर लिया कि जब हमारा मेडिकल विंग के मेन स्पीकर हैं, तो नेचुरल है, मेडिकल विंग में तो ऑल इंडिया से सभी ज्वाइन है ही हैं। तो इसलिए आप सबके हो गए, सब आपके हो गए, क्योंकि अभी अभी मोहित ने कहा कि बेहद की सेवा के हम निमित्त बने। तो एडवांस में आपकी एडवाइस के लिए बहुत शुक्रिया। और फिर तो आप आएंगे ही आगे जूम मीटिंग के अंदर, एडवांस में ही आपको निमंत्रण अपने डॉक्टर जयंत जी ने दे ही दिया है। तो पुनः पुनः सारे परिवार का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, जो ऐसा सुंदर परिवार दिल्ली जोन को आपने दिया। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन जी। तो ठीक है भाई साहब, अभी चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और पूरा करेंगे। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, हर घड़ी सोचता